घटना चक्र का मध्यकालीन भारत जो हम लेकर आ रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके जो है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे जहाँ तक यूपीएससी भी हो, तो उसमें जो है ये घटना चक्र बहुत कवर कर लेता है एग्ज़ाम को। और ये सीरीज़ मेरा आज फर्स्ट सीरीज़ है जो हम मध्यकालीन भारत से शुरू करने जा रहे हैं। और मध्यकालीन भारत का थोड़ा ये सबसे पहले जो है नोट्स के जो बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है यहाँ नोट्स पर जो है इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जैसे इसमें जैसे लिखा हुआ जो है, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हुई थी। यानी मक्का जो है सऊदी अरब में है, स्थित है। 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है। और इनकी मृत्यु जो है मोहम्मद साहब का 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर भी इस देश का नाम जो भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। पर हमारे देश के नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ये दोनों बात कहा गया है, जिसमें जो है दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋषभ देव के बड़े बेटे जो थे भरत नाम था, इसीलिए इसका नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था। ईरानियों के द्वारा जो इस देश का नाम जो संबोधित किया है हिंदुस्तान नाम, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया, जो कि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अरबों द्वारा किया गया है। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी भिविया है, जो है 712 ईस्वी में किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये अरबों थे, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और जो कि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इस पर ज़्यादा फोकस करके चलना है। और ये आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ईस्वी क्या था? 712 ईस्वी हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वो पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। देखिए, यानी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर यानी राजा दाहिर का शासन था। किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। राजा दाहिर का, ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की भी उसी बड़ी पूछता है। राजा दाहिर, इसको भी समझिए, बेरी बेबिया है। और जो है
उस समय सिंध का राजा दाहिर था, दाहिर का ही शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अब देखिए दूसरा, गजनी वंश के संस्थापक जो थे अल्पतगीन था। ये गजनी वंश जो है, गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है, दूसरा नाम गजनी का यामनी भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अल्पतगीन जो है गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में महमूद गजनी शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। किसके अनुसार से? सर हेनरी इलियट के द्वारा कहा गया है। भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी भिविया है, जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और आगे देखिए, भीमदेव प्रथम 1022 से 1063 शासन काल में मोहम्मद गजनबी 1026 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। सबसे भयानक लूट मोहम्मद गजनबी का यही है। यहीं पर इतना लूटा गया था जो कि कहा जाता था, कहावत था, जो कई ऊँटों जो है सोना चांदी लाद के गए थे। मोहम्मद गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 ईस्वी में हुआ था, सोमनाथ से पहले, जो कि इम्पोर्टेंट आक्रमण ये भी हुआ था। उस समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर था, यानी 1019 से 20 के बीच में आक्रमण जो हुआ था, उस समय वहाँ का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये अपने वंश का जो है सर्वाधिक, यानी बहुत मजबूत शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, यानी टक्कर दिया था, आक्रमण किया था। एकदम सफलतापूर्वक, कहिए तो खतरनाक तरीका से। 999 से 1027 के बीच मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इनके आक्रमण का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन का स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र धन लूट पाट ही करना था। और इसका कोई अस्थायी मतलब इसका कोई इस्लाम धर्म का प्रचार करने का कोई उद्देश्य नहीं था। इसका एक ही उद्देश्य था, धन लूटना है, और जो है खास करके जो है एक तरह से यही समझिए ना, इसका उद्देश्य इस्लाम धर्म को प्रचार करने का कोई गौण उद्देश्य था, कुछ उद्देश्य नहीं था। सिर्फ उसको संपत्ति लूटना था, धन दौलत लूट के अपना जो है ले जाना था, मैंने ही इसका उद्देश्य करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनबी को यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान की। देखिए, ये भी उपाधि इसको प्रदान दिया, ये सम्मान शब्द से इसको दिया गया है, यामीन उद दौला। ये गजनबी के बारे में बात कहा जा रहा है। मोहम्मद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों को सम्मान करता था। एक चीज़ तो इसमें खासियत था, धन तो लूटता था, लेकिन विद्वान को जो है एकदम सम्मान करता था, मान सम्मान देता था। लेकिन ये तो एक तरह समझिए लूटने वाले आदमी की श्रेणी में था, लेकिन सम्मानित करता था विद्वान आदमी को अपने यहाँ। उसने अपने समय के महान विद्वानों गजनी में एकत्रित किया था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात किया है, अपने समय में ये जो है, यानी विद्वानों को एक जगह सबको जमा किया था, एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्बी था, इसको देख लीजिए, उत्बी। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। देखिए ग्रंथ की रचना की है, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। तारीख यामनी
की जो रचना किया है। ये ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष एवं संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल-बुरूनी, तारिक ए सुबुक्तगीन का लेखक बेहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। लेन पुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि थी। फारस का कवि उजारी, खुरसानी विद्वान, तूसी एवं उनसुरी विद्वान, अशजेदी और फरुक्की प्रमुख व्यक्ति थे। ये सब विद्वान आदमी थे उसके दरबार के, जो कि महत्वपूर्ण है। अब देखिए, शाहनामा के लेखक फिरदौसी, एक बुक है जो कि शाहनामा लिखे थे, इसके राइटर जो है फिरदौसी थे। यह मोहम्मद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे, यानी विद्वान की श्रेणी में ये थे। इसी पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता 1560 से 1620 ने तारिक ए फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ। तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी, इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारिक ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित की थी। इसको समर्पित की थी, जो भारतीय शासक थे। आगे जो है हम देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बुरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है एग्जाम में, जो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन सा राइटर आया था, यानी लेखक आया था, तो अल-बुरूनी आया था। कौन सा शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन भारत के सामाजिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसके बुक जो है देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। किताब उल हिंद, यानी मतलब जो है ये बुक में लिखा गया है सामाजिक, हमारे समाज का विधि व्यवस्था क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी, रहन सहन क्या था, चाल चलन क्या थी, ये जानकारी मिलता है इसमें। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान अल-बुरूनी था। अब देखिए, पुराण जैसे हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है, उसको जो है ये जो अध्ययन किया था, और उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज़म देश में रहने वाला था। ये आदमी जो थे, अल-बुरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन अन्य क्षेत्रों तक थी। यानी मतलब इसको जो है एक विद्वता टाइप से थे, और ये व्यापक ज्ञान थे, बहुत ज़्यादा ज्ञान थे, एक बात इसमें कहा गया है। जैसे खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, भूगोल का नॉलेज, तर्क शास्त्र, औषधि विज्ञान यानी जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, तर्क मतलब रीजनिंग टाइप से समझिए, गणित तो जानबे करते हैं, तथा धर्म और धर्मशास्त्र, उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया। देखिए कितना इसके पास नॉलेज था, संस्कृत का भी अध्ययन किया था। अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग भी किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, बड़ा मिहिर की रचना विशेष रूप से किया उल्लेखनीय है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को भी उद्धृत किया। अल-बुरूनी अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की, अरबी भाषा में भी रचना की है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी ने जारी किया।
जारी किए थे। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था, यानी दोनों 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था। ऊपरी भाग अंकित जो था, और उसके बाद जो है मुद्रा लेख अरबी भाषा तथा दूसरी तरफ अंकित में संस्कृत भाषा। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, एक तरफ अरबी भाषा था और दूसरा तरफ संस्कृत, दोनों तरफ जो है देवनागरी लिपि में था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, देवनागरी। देवनागरी हम लोग के लिए हिंदी के लिए होता है और अंग्रेजी के लिए रोमन होता है, और सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था। देखिए, तथा अवयुक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरुपति मोहम्मद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य एशिया के शासन शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। मोहम्मद गौरी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में हुआ था, 1175 ईस्वी में हुआ था। मुल्तान पर हुआ था। मुल्तानी मिट्टी और मुल्तान जगह है। और 1205 ईस्वी तक बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। अब मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज टू यानी भीम टू ने अपनी योग एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का महान मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। देखिए, गौरी जो हार गया, हराने वाले कौन आदमी थे? भीम द्वितीय और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट जो है मुकाबला किया और परास्त कर दिया। यह गौरी भारत की पहली पराजय थी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, कब पराजय किया गया था? यानी 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन ये पराजित हो गया। अब दूसरी आक्रमण 1191, ये भी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजय हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो गई, बुरी तरह से हार हो गई थी। अब देखिए, बुरी तरह से हार हो गई। अब दूसरा युद्ध जो हुआ 1192, तराइन की दूसरी युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की अब की बार पराजय हो गया। इसके साथ कुछ चीटिंग हुआ, इसी कारण ये हार गए थे, जो कि डिटेल सीरीज जो चलाएंगे तो उसमें बताएंगे पूरा। के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब समझिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुई, उसमें ऐसे जान लीजिए, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन किसी तरह समझौते करके, किसी तरह जो है उसको कंप्रोमाइज समझिए कर दिया गया था। नहीं तो अगर मोहम्मद गौरी को अगर मार देते तो आगे ऐसा बात नहीं होता। लेकिन क्या करेंगे, हमारा कल्चरल यही सिखाता है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो है ना, बाहरी आदमी को जो है ना, यानी ऐसे जान लीजिए, अतिथि को जो देवता के समान मानते। आक्रमणकारी को अगर छोड़ दिया, अगर इसको नहीं छोड़ते, इसको माफ़ नहीं करते 1191 में, तो आज ये स्थिति पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखना पड़ता। लेकिन फिर भी छोड़ दिए। अंतिम में दूसरा तराइन के युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने के बाद उस पर अपना कब्जा जमा लिया और उसको जहाँ तक जो है परास्त कर दिया। और उसके बाद इम्पोर्टेंट युद्ध जो है चंदावार का युद्ध, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज की गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर दिया। ये भी एक कन्नौज जगह है, आसपास में है, उसको भी जो है पराजित कर दिया। चंदावार के युद्ध वर्तमान फिरोजाबाद जिले में है, यमुना तट पर स्थित है। वर्तमान में भी यमुना तट पर है।
अब देखिए, मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। एक तरफ लक्ष्मी जी की आकृति है, जो कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी लक्ष्मी की आकृति, एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ है। अरबी भाषा में, इस्लाम से समझिए, इस्लाम धार्मिक ग्रंथ से। गौरी के विजय के बाद शीघ्र उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हुआ, जो कि इक्ता के बारे में दिल्ली सल्तनत में जो है इल्तुतमिश से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़ा इसका जो है कुछ न कुछ संक्षिप्त रूप आ गया था। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर 1192 में तराइन का युद्ध जो हुआ था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि आगे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के यही प्रथम ये शासक बनेंगे। हालांकि अस्थायी शासक तो इसको नहीं माना जाता है, फिर भी यही बनेंगे प्रतिनिधि के रूप में। देखिए, 1192 से 1206 उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत में विजित भागों में ये संभाला था। वेरी इम्पोर्टेंट है, यानी 1192 से लेकर 1206 गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत विजित भागों पर शासन संभाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जा रहा है। इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल के विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था कि इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। अब समझिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1193 ईस्वी में उसने और 1202 इसके मध्य बिहार विजय की तथा नालंदा विक्रमाशील को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर कब्जा कर लिया। देखिए, ये बड़ी खतरनाक लाइन है, खतरनाक चीज़ है। नालंदा विश्वविद्यालय को ये तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने का उद्देश्य एक ही था। जहाँ तक जो है मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमण किए थे, तो वो भी कुछ समय तक शासन किया था, राजा दाहिर को पराजित किया था। उसके बाद आपको जो है मोहम्मद गजनबी आया था, तो इसका कोई राज करने का नहीं था, लूट फसोट करके यहाँ से चले जाने का उद्देश्य था खास करके। और उसके बाद जो है ये गौरी का जो था यहाँ राज करने का और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसका सेनापति जो थे बख्तियार खिलजी, ये नालंदा एवं विक्रमाशिला को एकदम तहस नहस कर दिया, जो कि एक तरह से शिक्षा का केंद्र था। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें कई देशों के आदमी यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पर बहुत शिक्षा व्यवस्था बहुत शानदार था, उसको तहस नहस उठा दिया था। 1198 से 1203 मध्य बंगाल पर हुए आक्रमण किया। उस समय वहाँ के शासक लक्ष्मण सेन था। जिस समय बंगाल पर आक्रमण किए थे, वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। अब देखिए, यहाँ पर जो है इसका भी योगदान बहुत है, कुतुबुद्दीन ऐबक का और जो है बख्तियार खिलजी का। वो बिना युद्ध किए ही भाग निकला और तुर्की सेना राजधानी नदिया में प्रवेश करके बुरी तरह से लूटपाट की। अब देखिए, इसको डर हो गया, क्योंकि इसके पास जो है टेक्निकल सारा चीज़ था, और राजा जो है ये निकल गए, भाग गए। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में जो है ये आत्मसमर्पण करना पड़ गया है, क्योंकि राजा निकल गए थे, क्योंकि लक्ष्मण सेन भाग गए थे। तो मेन यही कारण था, लक्ष्मण सेन भाग गया था और पूर्वी बंगाल में शरण ली। वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ में अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्की द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति का जन्म दिया। इतना इसका एनालिसिस पेश था। अब आगे हम लोग जो है देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन ही आना चाहिए। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका नोट्स कंप्लीट हो गया है। पहला क्वेश्चन जो है,
अब शुरू होगा, जो कि लगभग उसी में से है जितना हम आपको समझाए। अगर इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन तो आसान ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। इसका थोड़ा एनालिसिस भी है दिया हुआ, जो कि एनालिसिस हम कर देते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित हुआ था। 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। और आगे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको, मक्का कहाँ है, सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो आपको जो है ये सऊदी अरब में हो जाएगा, यानी मक्का अभी कहाँ, सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था, यानी किसके द्वारा हुआ था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यूनानियों के द्वारा, दूसरा चीनियों के द्वारा, तीसरा रोमवासियों के द्वारा, चौथा यानी अरबों के द्वारा। तो किसके द्वारा हो जाएगा, अरबों के द्वारा, यानी अरबों के द्वारा बोला गया था। इसका एनालिसिस भी नीचे दिया गया है, ये भी देख लीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित भारत कबीले के नाम इस देश का नाम जो है भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के बड़ा बेटा है ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद भारत जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। तो वो भी क्वेश्चन आ गया, दोनों इसमें आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर जो है क्वेश्चन देखेंगे, चौथा में है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, अरबों द्वारा किया गया था। देखिए इसमें दिया हुआ है 647, 1013 और 711। इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा इनमें से कोई नहीं। तो कब आक्रमण किया गया था, 712 में, यानी 712 में आक्रमण किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 5वां क्वेश्चन पर जाते हैं। 4 हो गया, हाँ 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुआ, वही क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो 712 हो जाएगा आंसर, हालांकि पूछ ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। 6ठा क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, यानी अरबों द्वारा था ही, ये जो है मोहम्मद बिन कासिम ही ने किया था। सेमी क्वेश्चन लगभग मिला जुला के है। नेक्स्ट आगे 7वां क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्प, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। 8वीं सदी प्रारंभ मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति छीन हो गई। उतना विस्तार ये नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसके बारे में बात इतना बताया गया। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा, तो देखिए ये तो गजनी तो नहीं होगा, गौड़ी भी नहीं होगा, ये अरबों द्वारा, यानी 712 ईस्वी में। कब हुआ था, 712 ईस्वी में। और इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है, तो एनालिसिस भी देख लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम जो है अरबों
मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु आक्रमण असफल रहा था। ये जो है आक्रमण असफल रहा था, यानी किया था 636 और 637 में ही, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। लेकिन 712 ईस्वी में जो आक्रमण किया था, ये आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का सफल रहा था। खलीफा उल वाजिद के शासनकाल का यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध के शासक दाहिर, देखिए ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है दाहिर के बारे में। दाहिर जो है सिंध 712 ईस्वी में, मुल्तान 713 ईस्वी में किया था, जो कि बहुत दाहिर के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है, कितना नंबर ये क्वेश्चन था, 7 के बाद हम लोग जो है 8वां क्वेश्चन पाएंगे। 8वां क्वेश्चन, पर हम लोग आ गए हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन पे है, मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क नहीं था, मंगोल नहीं था, तुर्क अफगान नहीं था, अरबी था, यानी अरब। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं थोड़ा सा ही। मोहम्मद बिन कासिम बिन कासिम अरबी था और इस इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। देखिए ऐसा मुसलमान में होता था, बहुत जगह ऐसे है, भतीजा भी दामाद भी है, ये सब इस्लाम धर्म में चलता है। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। देखिए बहुत कम आयु थी, 17 वर्ष, मात्र 17 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट ही है। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी सिंध देश की राजधानी क्या थी, यानी राजधानी क्या थी, अरोर। क्या थी राजधानी, अरोर। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी सिंध देश की राजधानी अरोर। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक चच राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा ये सिंध विजय का वर्णन किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा गजनी राजवंश, इनमें से कौन गजनी राजवंश के संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, इस्माइल, सुबुक्तगीन। तो अल्पतगीन होगा, अल्पतगीन। उसके बाद इसका एनालिसिस भी दिया गया है। गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश के अन्य नाम यामनी वंश भी है, दूसरा नाम यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय उत्तर पश्चिम भारत हिंदू शाही राजवंश राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था, ये भी था। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बजाएंगे। कथन कारण वाला है। जैसे पहला कथन है, एक कथन में है मोहम्मद गजनवी भारत पर 17वां आक्रमण किया, बात सही है। और उसके बाद बी में जो है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अब देखिए इसमें आंसर जो है आपको जो है, ए तो सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन बी गलत है, क्योंकि इसका आंसर सी है। ए चाहता था, ए मतलब जो है 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन अस्थायी शासन नहीं चलाना चाहते थे, इसीलिए इसका ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन मेरा 11 हो गया। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? अब देखिए भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो ये विद्याधर थे जो कि उसे पराजित नहीं हुए थे, दांत खट्टा कर दिए थे उसका।
अब इसका देखिए एनालिसिस है, इसका एनालिसिस भी देख लीजिए। मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ। समय चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे। कौन थे? विद्याधर, जो अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एक मोहम्मद के बीच जो है किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम ना निकला। इस युद्ध में विद्याधर की राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपना सेना को हटा लिया। यानी ऐसे समझिए युद्धांत इकट्ठा कर दिया था, इसीलिए कारण रात्रि के ही अंधकार में अपना सेना को हटा लिया तो मोहम्मद गजनवी लौट गया था। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। इसी का नाम आएगा विद्याधर का। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया। विद्याधर कुछ हिंदू राजा का एक मित्र संघ भी बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राजपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि एक तरह से हिंदू के प्रति जो थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था। अब देखिए, मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राजपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि राजपाल ने मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राजपाल पर आक्रमण करके उसे मार दिया। यही बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर पर आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? उत्बी। कौन थे? उत्बी थे, यानी बी उत्बी थे। नेक्स्ट इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है। मोहम्मद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। देखिए, लूटता था लेकिन एक गुण था उसमें, जो एकदम विद्वान को सम्मान देते थे। उसने अपने समय के महान विद्वानों गजनी में एकत्रित किया था और उसकी दरबारी इतिहासकार उत्बी था, दरबारी कवि उत्बी था। किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शाहनामा लेखक फरिश्ता किसके दरबार संबंधित था? ये भी मोहम्मद गजनवी था, जो कि गलत था। स्टार में इसको दिया गया है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 14, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसके एनालिसिस दिया गया है 14 नंबर का। यहाँ 14 नंबर का एनालिसिस दिया गया है, जिसको थोड़ा पढ़ देते हैं। त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा लेखक फरिश्ता होकर फिर दोषी मोहम्मद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध था, जो कि आपको बी बताए थे। विद्वान एवं कवि था। पूर्व के होमर उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी ही होगा, जो कि बता दिए थे। जबकि फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम नामक किताब लिखी। इसका जो है पूरा मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तुजा नामक शाह दरबार में रहा था। शासक मुर्तुजा निजाम शाह दरबार में रहा तथा बाद में
बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित किया था, उसको दे दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी हो जाएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वह बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अलबरूनी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाले कौन थे? अलबरूनी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में तो समझा दिए गए थे। 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? प्रसिद्ध इतिहासकार आपको जो है ये अलबरूनी ही थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो 18 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। अलबरूनी भारत आया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा शताब्दी में आया था? 11वीं शताब्दी में। अभी कौन शताब्दी चल रहा है? 21वीं। ये भी जानकारी होना चाहिए, 11वीं शताब्दी में आए थे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन थे? अलबरूनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अलबरूनी का संबंध नहीं है? वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय जीवन भारत प्रभावित था, संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये सब था। ये पूछ रहा है नहीं कौन चीज़ है? ये नहीं था, यानी वह धर्मनिरपेक्ष नहीं था। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था? सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था, ये इसका आक्रमण जो था बहुत भयावह आक्रमण हुआ था, तो उसको जो है ये पुनर्निर्माण जो करवाए थे भीमदेव करवाए थे, जो कि इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को 1026 ईस्वी के समय यहाँ के शासक भीमदेव प्रथम ने 1022 से 1063 तक इसका कार्य कर रहा था, और महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया था। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने एक तरफ मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, एक मिनट अब सही है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद गजनवी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं। 23 नंबर, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यही जीता था। नेक्स्ट इसका एनालिसिस भी है। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 में भारत को जीता, जो कि तराइन की दूसरा युद्ध था। मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 ईस्वी में साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित
राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी मुल्तान के उच्च आक्रमण किया और 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की युद्ध लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजय हुई थी। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ केंद्रीय मुस्लिम राजनीति व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन जो है, मोहम्मद गौरी के सबसे पहले मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम 2 किसने पराजित किया था? भीम 2 पराजित किया था। अब इसका एनालिसिस भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पर पराजित आक्रमण किया, किंतु मूलराज भीम 2 अपनी योग एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसने परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। उसके बाद 25 नंबर में मोहम्मद गौरी जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावाड़ के युद्ध में। कौन सा युद्ध में? चंदावाड़ के युद्ध में। नेक्स्ट आगे जाते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावाड़ के युद्ध में पराजित किया गया था? इसका जो आंसर आपको हो जाएगा जयचंद्र को पराजित किया था। इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। 1194 ईस्वी के चंदावाड़ के युद्ध मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? यानी 1194 चंदावाड़ के युद्ध मोहम्मद गौरी ने किससे हराया था? जयचंद को हराया था। नेक्स्ट 28 नंबर हम लोग देखेंगे। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई थी। तराइन की दूसरा युद्ध। इसी में जो है मोहम्मद गौरी जीता और मुस्लिम शक्ति का जो है मजबूती हुआ, यहीं से शुरू होता है। इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास के अत्यधिक महत्वपूर्ण था, बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध था। यहीं से जो है मुसलमान शक्तिशाली हुआ। युद्ध जीतने के बाद अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नेक्स्ट चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक रहेगा। अब देखिए इसमें जो है कड़ा है, ये मिलान करने वाला है, यानी पहले कौन हुआ ये बात कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें है 1 में चंगेज खान, 2 में मोहम्मद गजनवी, 3 मोहम्मद गौरी, 4 में तैमूर है। तो सबसे पहले हो जाएगा मोहम्मद गजनवी यानी 2, उसके बाद 3 में मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है चंगेज खान और उसके बाद जो है 4 में तैमूर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग जा रहे हैं।
किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी। ये हो जाएगा। चलिए 30 के बाद हम लोग जो है अब 31 नंबर पर जाएंगे। इकतीस नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किस शासक को प्रथम इक्ता या अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन जो है, अब ये भी थोड़ा एनालिसिस को देख लेते हैं। गौरी विजय के बाद शीघ्र उत्तर भारत गौरी विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत की अक्ता स्थापित किया गया और 1192 से 1200 कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत विजित भागों में इस अवधि ऐबक उत्तरी भारत तुर्की शक्ति का विस्तार में किया था। ऐबक को तुर्की शक्ति का विस्तार किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी। कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। इसके बारे में एनालिसिस दिया गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1210 मध्य बिहार की विजय की थी तथा नालंदा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया था। 1198 और 1203 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ शासक लक्ष्मण सेन थे और वह बिना युद्ध किए वहाँ से भाग निकला। तुर्की सेना राजधानी नदिया में प्रवेश करके बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ले ली। कुछ समय शासक बख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊ की अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता। इसमें हो जाएगा बख्तियार खिलजी। चौंतीस नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बहुत कम बचा है चैप्टर में। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ये हो जाएगा इसका बख्तियार खिलजी। किसने किया था? बख्तियार खिलजी किया था। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे स्टेटमेंट वाले। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए तो उत्तर भारत की राजनीतिक एकता नहीं थी। ये दोनों बात सही है, क्योंकि आगे इसमें देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों में एकता नहीं थे। ये सफल आक्रमण इसका हुआ था। उसके बाद जो है इसका एनालिसिस भी देख लेते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाना प्रथम श्रेय गजनवी वंश सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसवनी वंश मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ था। यह स्पष्ट कथन सत्य है। ये कथन सत्य है।
साम्राज्य न होना तुर्की के विरुद्ध असफलता के कारण था। एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता के अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन भारतीय तुलना में तुर्की राजनीतिक सैनिक संगठन साधन आदि दृष्टि से श्रेष्ठ था। तुर्की राजनीतिक सैनिक संगठन साधन दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की की सफलता कारण था। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और ये व्याख्या सही है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन जो है, 36 नंबर का क्वेश्चन,